हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। और हम देख रहे हैं मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट 1 के टॉपिक्स को, जिसमें हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें से इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम देख चुके हैं। और आज के वीडियो में देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। आज हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड यानी प्रेक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड मनोविज्ञान की दूसरी प्रमुख विधि है। पहले हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड देखा था। सन 1913 में 1913 में जब वॉटसन ने व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की स्थापना की, तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और जिसकी स्टडी जो है इंट्रोस्पेक्शन नहीं होकर के ऑब्जर्वेशन मेथड होना चाहिए। तभी से ऑब्जर्वेशन मेथड का जन्म हुआ और आज भी ये विधि जो है साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में एक प्रमुख विधि बनी है। इस विधि में जो स्टडी करता रहता है, अध्ययन करता रहता है, वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर्स को एकदम न्यूट्रल फीलिंग से या निष्पक्ष भाव से अवलोकन करता है और अपने अवलोकन के आधार पर वो एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है। उसका एनालिसिस करके उस ऑर्गेनिज्म के व्यवहार के बारे में एक डिसीजन पे पहुंचता है। और ऑब्जर्वेशन को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में करता है। कई ऑब्जर्वर मिलकर के भी ऑर्गेनिज्म के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं और शायद यही कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा गया है। इसमें जो ऑब्जर्वर रहता है वो ऑर्गेनिज्म के दोनों तरह के व्यवहारों को या बिहेवियर्स को स्टडी करता है। जैसे उसमें एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, बाह्य व्यवहार, और इंटरनल बिहेवियर। बाह्य व्यवहार कैसे हो सकता है कि वो अभी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, दौड़ रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है ना। और आंतरिक व्यवहार या इंटरनल बिहेवियर कैसे हो सकते हैं, जैसे उसके ब्लड प्रेशर में कैसा डिफरेंस आया है, उसके हृदय की धड़कन कैसी है, उसको कैसा फील हो रहा है। ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये इंटरनल ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की दो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होता है। यानी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है और ये बहुत माइन्यूट होता है। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर किसी उद्देश्य से ही प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए ऑब्जर्वेशन करता है। दूसरी इसकी खूबी है या विशेषता है कि ऑब्जर्वेशन का एम जो है अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। यानी जिन वेरिएबल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, किस समस्या के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो जो दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ना, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसका ऑब्जर्वेशन मेथड से अध्ययन किया जाता है। W.J. गुडे और P.K. हट ने इसकी परिभाषा दी कि साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स फाइनल वैलिडेशन। यानी विज्ञान की शुरुआत प्रेक्षणों से होती है और अंततः अपने अंतिम सत्यापन के लिए अवलोकन पर लौटना चाहिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की, कि सभी तरह के अवलोकन जो हैं वैज्ञानिक अवलोकन या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होते हैं। जब वैज्ञानिक विधि से अवलोकन किया जाता है तब उसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और इसके लिए इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं ऑब्जर्वेशन में, कि ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, दूसरा है प्रिसीजन शुद्धता, तीसरा है सिस्टमैटिक होना चाहिए व्यवस्थित, चौथा है वेरीफिएबिलिटी यानी सत्यापनशीलता होनी चाहिए, उसे जज किया जा सके ऐसा है। फिर है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला है एडिक्वेट प्लान, पर्याप्त योजना, कि जो भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसकी एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग होनी चाहिए कि किस बिहेवियर का स्टडी करना है, किस प्रॉब्लम को देखना है और कौन ऑब्जर्वर होगा, कहाँ ये स्टडी की जाएगी, किस मेथड से की जाएगी। तो जब एमफुल ऑब्जर्वेशन होता है तो डेटा जो है वो करेक्ट आता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का अवलोकन। तो जब समस्या निर्धारित हो जाती है, टूल्स निर्धारित हो जाते हैं, एपरेटस पता चल जाता है कि किस एपरेटस की मदद से ऑब्जर्वेशन करना है, तो प्री प्लान्ड एपरेटस और आइज़ की मदद से ऑब्जर्वेशन अच्छे से माइन्यूटली किया जाता है। तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की रिकॉर्डिंग किसी न किसी रूप में की जाती है ताकि उसका जो डेटा है उसको ठीक से निकाला जा सके। तो ये कैमरा से भी हो सकता है, रिकॉर्डर से भी हो सकता है और नोटिंग करके भी हो सकता है। फिर है रिजल्ट्स यानी परिणाम। तो रिज़ल्ट्स निकालने के लिए जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको नंबर्स में चेंज किया जाता है
और फिर टेबल कॉलम्स वगैरह बना करके उसको स्टैटिस्टिकली मेथड से यूज़ किया जाता है। और जिन प्रॉब्लम्स में न्यूमरेशन करना पॉसिबल नहीं है तो फिर देखा जाता है कि उसका एनालिसिस किस अलग मेथड से किया जाएगा। पांचवा है डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन, चर्चा और सामान्यीकरण। यानी जो भी बिहेवियर है उसको देखा जाता है कि जो स्थापित लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार इस बिहेवियर का रीज़न क्या हो सकता है, इस पर स्टडी की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। और ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो या तो ह्यूमंस पे होते हैं या एनिमल्स पे होते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस ह्यूमंस पे पॉसिबल नहीं होते वो एनिमल्स पे किए जाते हैं। तो उन पे देखा जाता है कि कैसे रिजल्ट्स मिले हैं और क्या उनको जनरलाइज किया जा सकता है, ताकि पता चले कि वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है असहभागी प्रेक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तीसरा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो पहला है सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें जो प्रेक्षक है किसी भी बिहेवियर को जानने के लिए उनके साथ ही पार्टिसिपेंट बन के स्टडी करता है, उनके साथ मिल के काम करता है, तब उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। जैसे वो किसी इंडस्ट्री के लेबर्स की समस्याओं का अध्ययन करना चाहता है तो हो सकता है कि वहाँ पे वो जॉब करने लगे और उनके साथ मिल के काम करते करते उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करे। जैसे कोई टीचर है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहती है तो हो सकता है कि वो वहाँ पे टीचर ना भी हो तो भी थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन करके और उनके बीच में रह करके उनके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उनका ऑब्जर्वेशन करे और उनको नोट करे। दूसरा है असहभागी प्रेक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जैसे नाम से ही जाहिर है कि उसमें वो पार्टिसिपेंट नहीं होगा लेकिन उसको दूर से बिहेवियर को अध्ययन करेगा। तो जितने भी क्लिनिकल, एजुकेशनल, सोशल और इंडस्ट्रियल सिचुएशंस में व्यवहारों के जो प्रेक्षण होते हैं वो असहभागी प्रेक्षण द्वारा या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि हर जगह सहभागी प्रेक्षण संभव नहीं हो पाता है तो इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। तीसरा है स्वाभाविक प्रेक्षण यानी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें वे ऑब्जर्वेशंस आते हैं जो स्वाभाविक परिस्थितियों में ही करना ज़रूरी होता है। इसमें ज़्यादातर पशुओं के व्यवहारों के अध्ययन होते हैं कि जैसे देखना है कि एनिमल्स में आक्रामकता कैसी है, प्यार कैसा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कुछ इस टाइप के बिहेवियर देखना है, या छोटे बच्चों के बिहेवियर का अध्ययन करना है। तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन की विधि से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई फेर बदल नहीं करना है, कोई जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन नहीं करना है। बिल्कुल वास्तविक रूप में जैसे वो घटित हो रहे हैं उनका वैसे का वैसे ही ऑब्जर्वेशन करना है, नेचुरल स्थितियों पे ही उनका अध्ययन करना है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाते हैं। अब हम एक ऑब्जर्वेशन का एक उदाहरण देखें कि कैसे एक ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स को शो करता है। कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, वो 6-7 साल के बच्चों का खेल का व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि से। तो वो क्या करेगा कि 6-7 साल के बच्चों का एक छोटा समूह लेगा और उनको कुछ खिलौने भी दे देगा। तो अगर वो ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट बन के उनके साथ स्वयं खेल करके काम करना चाहता है तो ये सहभागी प्रेक्षण का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बात की आशंका रह सकती है कि अगर वो साथ में बच्चों के खेलता है तो बच्चे अपना नेचुरल बिहेवियर ना भी करें, स्वाभाविक व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कर दें। तो उससे बेटर होगा कि वो दूर से छिप करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे अपने नेचुरल बिहेवियर से खेलेंगे, तो ये हो जाएगा असहभागी प्रेक्षण। और जब वे दूर से देखते हुए देखेंगे तो नेचुरल परिस्थितियों में वो कैसे हंस रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कोई बच्चा हो सकता है चुप बैठा हो, कोई खिलौना दूसरे बच्चे को दे रहा हो, या उनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन सब होंगे ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन होंगे, क्योंकि वो नेचुरली अपने बिहेवियर को कर रहे हैं। और इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर बार बार किसी बिहेवियर को जज करने का टाइम नहीं है तो बहुत सारे ऑब्जर्वर एक साथ मिल करके इन बच्चों के बिहेवियर को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि वास्तविक निष्कर्ष निकल सके और उसका एक जनरलाइज निष्कर्ष निकल सके, डिसीजन निकल सके। स्वाभाविक प्रेक्षण का एक और उदाहरण देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड से जोन्स एंड जोन्स 1928 ने ये दिखलाया था कि भय, फियर जो है वो जन्मजात संवेग नहीं है बल्कि अर्जित संवेग है, यानी एक्वायर्ड इमोशन है। इसके लिए उन्होंने 2 ग्रुप लिए। एक ग्रुप लिया जिसमें 15 बच्चे थे जिनकी एज लगभग 15 से 21 महीने की थी, और दूसरा समूह या ग्रुप उन्होंने लिया 90 कॉलेज के छात्रों का। तो
तो इन दोनों समूहों के बीच बारी बारी से उन्होंने क्या किया कि एक 6 फुट के लंबे विष रहित जिसका जहर निकाल दिया गया था ऐसा सांप स्नेक उनके बीच में रख दिया। और परिणाम में उन्होंने देखा कि 15 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चे सांप को देख करके डरे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसमें 90 स्टूडेंट थे, उसमें से 60 स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत बुरी तरह डर गए। तो इस अध्ययन के आधार पर जोन्स एंड जोन्स ने ये बतलाया कि कॉलेज के छात्र पहले से ही सांप को देखकर डरना सीख चुके थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उन्हें पता ही नहीं था कि सांप क्या चीज़ होती है, तो उन्हें कोई ज़्यादा डर नहीं लगा। तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का एक उदाहरण था, क्योंकि प्रेक्षण जो है स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया और अध्ययनकर्ता ने बिल्कुल न्यूट्रल भाव से बच्चों और कॉलेज के छात्रों के डर में होने वाले संवेगात्मक व्यवहार का प्रेक्षण करके उसका एनालिसिस किया। अब देखते हैं प्रेक्षण विधि के गुण क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं। तो इसका पहला गुण है कि यह विधि वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक होती है, ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल होती है, यानी जैसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है वैसा ही निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसलिए ये बहुत रिलायबल और वैलिड होती है। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, उसकी आंखें और चेहरा लाल हैं, तो ऑब्ज़र्व करके बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा गुण है इस विधि का कि इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसका जो स्टडी एरिया है वो बहुत ही वाइड है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ बड़े लोगों पर किया जा सकता था, बच्चों पे, एनिमल्स पे और एबनॉर्मल पर्सन्स पे नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड छोटे से छोटे बच्चों पे, एडल्ट्स पे, एनिमल्स पे और एबनॉर्मल पर्सन्स सभी पे किया जा सकता है। तीसरा गुण है कि एक से अधिक का अध्ययन इसमें किया जा सकता है, मोर पर्सन्स इन वन टाइम, यानी एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण इसमें आसानी से किया जा सकता है। जैसे ऑब्जर्वर भीड़ व्यवहार का, क्राउड बिहेवियर का अध्ययन करना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग करके काफ़ी आसानी से वो निष्कर्ष निकाल सकता है। अगला गुण है इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जो डेटा मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज पता होते हैं, तो इसलिए उनको स्टैटिस्टिकल मेथड में बदलना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इस विधि की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला गुण है कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है तो इसलिए जनरलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई व्यक्तियों पे एक साथ अध्ययन किया जाता है और उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी निकाला जाता है, इसलिए उसके परिणाम को सामान्यकृत किया जा सकता है, जनरलाइज्ड किया जा सकता है, जिससे बहुत लोगों पे एक ही बिहेवियर बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे पता चल जाता है। इस विधि का अगला गुण है कि सिंपल मेथड एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स, कई अन्य विधियों की अपेक्षा ये काफ़ी सरल विधि है। अब इस विधि के कुछ दोष या डीमेरिट्स देखते हैं। इसमें पहला दोष है कि अफेक्टेड बाय ऑब्जर्वर्स फीलिंग्स एंड प्रेजुडाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण करते समय जो ऑब्जर्वर है उसके प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह और उसके नीड्स और उसके एप्टीट्यूड या एटीट्यूड का असर प्रेक्षण पर पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी वस्तुनिष्ठता थोड़ी कम हो सकती है और सब्जेक्टिविटी बढ़ सकती है, तो इससे वैलिडेशन और रिलायबिलिटी कम होने की आशंका रहती है। दूसरा दोष है नॉट यूज़फुल फॉर ऑल मेंटल प्रोसेसेस। इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का जो ऑब्जर्वेशन है उसके मानसिक क्रियाओं को जानने के बारे में भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि उसकी सारी मानसिक क्रियाओं का जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो सही हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि गांव में जब भी कोई दो महिलाएं मिलती हैं, बहुत दिनों बाद मिलती हैं, तो वो खुशी प्रकट करने के लिए रोती हैं। तो अगर ऑब्जर्वर दूर से देखेगा तो उन्हें लगेगा कि उनके रोने का कारण कोई दुख है, तो यहाँ पे डिसीजन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जबकि सही बात क्या थी कि वो महिलाएं बहुत दिनों बाद मिलने से खुशी से आंसू प्रकट कर रही थी। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण के आधार पर हमेशा मानसिक क्रियाओं का सही सही अर्थ निकालना संभव नहीं होता है। तीसरा है नॉट गेट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इस विधि में ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक और अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस में किया जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या है उसमें उचित कारण परिणाम संबंध यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के रूप में नहीं की जा सकती है। जैसे हमने उदाहरण देखा था जोन्स एंड जोन्स का अध्ययन का, कि उन्होंने कॉलेज के छात्रों को पे अध्ययन किया था और बच्चों पे जो सांप को देख करके डर रहे थे या नहीं डर रहे थे। तो यहाँ डरने की सांवेगिक प्रक्रिया जो हुई किस कारण से हुई ये कहना मुश्किल है।
सांप के आकार से भी छात्रों को डर लग सकता है, उसके रूप को देख करके भी डर लग सकता है, उनकी चाल को देख करके भी डर लग सकता है। तो किस कारण से छात्रों को डर लगा था ये कहना पूरी तरह से संभव नहीं है। तो परिणाम डर किस कारण से उत्पन्न हुआ, उनके बीच में डर किस कारण से हुआ था, तो इसमें कॉज इफेक्ट नहीं निकाला जा सक रहा है। तो ये परीक्षण जो है अनियंत्रित और स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया, इस वजह से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें देखना मुश्किल है। प्राणियों के कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जिनका अध्ययन वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि से नहीं किया जा सकता, जैसे हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप को ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो हो सकता है कि पर्सन झूठ बोल रहा हो या दिखावे का बिहेवियर कर रहा हो, तो जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वो बिहेवियर अलग होगा, लेकिन उस पर्सन में अंदर जो नेचर है उसका और उसका बिहेवियर है वो अलग होगा। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन मेथड से डिसीजंस गलत हो सकते हैं, रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के गुण और दोष दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों को ध्यान में रखते हुए भी बताया जा सकता है कि ये मनोविज्ञान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर्स के अध्ययन में इस विधि से अच्छा और कोई मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।